उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तस्वीर बहुत बड़े हद तक साफ हो चुकी है, लेकिन इस उपचुनाव की तस्वीर के दौरान कुछ सीटें ऐसी हैं जिसकी चर्चा करना जरूरी बन जाता है। इस सीट पर कौन जीता कौन हारा, और सबसे ज्यादा नजर हमारी थी किसी सीट पर तो वो करहल सीट थी, क्योंकि ये सीट यादव परिवार की सीट है। और यहाँ पर जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अनुजेश यादव को मैदान में उतारा, समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप को मैदान में उतारा, लेकिन तेज प्रताप यादव के साथ यादव परिवार जिस तरीके से खड़ा रहा, देखने को मिला कि तेज प्रताप यादव एक बड़े अंतर से जीतते दिखाई दिए, तो अनुजेश यादव को बड़ा झटका लगा। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे खास सहयोगी अमन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और सर, जो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव हो या तमाम जो चुनाव हैं उसके जो नतीजे हैं उसकी जानकारी हमने सुबह से अपने दर्शकों को दी है, और ऐसे में करहल की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बीजेपी ये कह रही थी कि अनुजेश यादव बड़ी टक्कर तेज प्रताप को देंगे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। और क्या बड़ी वजह है कि तेज प्रताप यादव इस सीट से बड़े अंतर से जीतते दिखाई दिए? देखिए, बिल्कुल राहुल, जाहिर बात है कि यहाँ पर अगर हम करहल सीट की बात कर रहे हैं तो जिस तरह का पूरा माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा कि बीजेपी को ये जरूर चाहत है करहल के ऊपर उनकी जीत दर्ज हो, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अनुजेश यादव को कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया, ये सोचा होगा कि यादव वर्सेस यादव करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जीत या एक माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। अपर्णा यादव भी कहीं ना कहीं अपने भतीजे तेज प्रताप यादव के कह सकते समर्थन में आई, और यहीं से पूरे का पूरा मुझे लगता है खेल बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि जिस तरह से टीवी शो में बैठकर उन्होंने सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव के पक्ष में समर्थन में जो नारेबाजी की, जो जिस तरह से उन्होंने बात की, वो ये बताता है कि यहाँ पर जो कह सकते हैं कि जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने एक लीड यहाँ पर लेते हुए नजर आए। भाई अनुजेश के समर्थन में खुद उनकी पत्नी और माँ भी नजर नहीं आई, तो ये तमाम कारण रहे जहाँ पर बीजेपी चुनाव में एक तरीके से यहाँ बन नहीं पाई, चुनाव में आ ही नहीं पाई। अनुजेश ने हालांकि फाइट की, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर तेज प्रताप यादव ने शुरुआत से हम देख रहे हैं काउंटिंग पे अपनी पकड़ बनाए रखी, वो कहने के उनको जीत के द्वार तक ले गए। लेकिन बीजेपी के लिए एक बार फिर यहाँ से करारा झटका लगता हुआ नजर आया, क्योंकि करहल को लेकर बड़ी उम्मीदें बीजेपी कर रही थी। योगी जी भी पहुंचे थे प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन जिस तरह से उनकी हार यहाँ पे हुई है उसने कहीं ना कहीं ये बता दिया है कि अब बीजेपी के लिए इस किले को फतेह करना उतना आसान नहीं रहने वाला है। और साथ में अनुजेश यादव की बात करें तो उनकी राजनीति भी क्या यहाँ से अब ख़त्म होती हुई नजर आएगी, या फिर सपा में वापसी की जो कह सकते हैं गुंजाइश है, उम्मीद है, वो यहाँ से बनती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि अपर्णा यादव ने जिस तरह का रुख दिखाया, जिस तरह की बातें कही, उससे ऐसा लगता था कि खुद वो भी कन्विंस नहीं थी कि वो अनुजेश जो हैं यहाँ से चुनाव जीत पाएंगे। खुद वो भी इस कह सकते हैं सोच में नहीं रही होंगी, खुद उनका भी ये सोचना नहीं होगा कि यहाँ से अनुजेश यादव चुनाव जीत सकते हैं, भले ही वो बीजेपी में हो। तो ऐसे में उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया कि यहाँ से मेरा भतीजा चुनाव लड़ रहा है तेज प्रताप यादव चुनाव में, और एक तरीके से उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि वही चुनाव जीतने वाला है। और अब रिजल्ट भी कुछ वैसे ही निकल के सामने आया कि जो तेज प्रताप यादव है उन्होंने यादव परिवार का यहाँ पे मान रखा है और इस सीट को बचाने में कामयाब रहे हैं। फिलहाल मिला जुला कर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल कहीं ना कहीं सपा के पक्ष में बनता हुआ दिखाई पड़ा, उस तरह का रिजल्ट सपा के पक्ष में सपा की तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दिया। क्योंकि जिस तरह से 2 से 3 सीटों पर जीत हुई है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि सपा जो अपनी सीटें थी वो भी यहाँ पर नहीं बचा पाए, और वहीं बीजेपी जिस तरह से उनके पास 3 सीटें थीं वो अपनी सीटों को 5 के आसपास लेकर जाने में कामयाब रहे हैं। और एक तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करते हुए कहीं ना कहीं चुनाव में बढ़त बनाई है। अब देखना ये होगा कि अनुजेश यादव करहल सीट के बाद किस तरह से उनकी राजनीति आगे बढ़ेगी, या फिर वो भी सपा के अंदर घर वापसी करते हुए नजर आएंगे। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर घर वापसी करते नजर आएंगे? लेकिन एक सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या अनुजेश यादव की जगह अगर अपर्णा यादव को उतारती भारतीय जनता पार्टी तो क्या नतीजे कुछ और रहते, या अनुजेश यादव की जगह किसी और उम्मीदवार को उतारती भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ क्या तस्वीर बदल सकती थी? सर, यादव परिवार से मैं अगर कहूँ तो अपर्णा यादव भी आती हैं, उनका भी नाम करहल से चल रहा था, लेकिन ये अगर कहा जाए तो क्या अनुजेश यादव को उतारना बीजेपी के लिए ठीक रहा,
या अपर्णा को उतारते तो फायदा रहता, या बीजेपी के किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारते जिसकी बड़ी पकड़ यहाँ से, तो तस्वीर बहुत कुछ बदलती नजर आती। देखिए बिल्कुल, और राहुल जी इसमें कोई दो बातें, एक बात तो ये है कि बीजेपी के पास क्या कोई बड़ा चेहरा नहीं था जिसको वो करल सीट से उतार पाते, क्योंकि अपर्णा यादव के बारे में आपने सही कहा, जिक्र चल रहा था कि अपर्णा यादव जो है एक बड़ा नाम बन सकती है, चुनाव यहाँ से जीत सकती है, लड़ सकती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती हूँ, इसी मद्देनजर उन्होंने शायद करल के ऊपर चुनाव लड़ना जरूरी नहीं समझा होगा। इसीलिए यहाँ पर बीजेपी को मजबूरन अनुजेश को लाना पड़ा कि भाई आप चलिए चुनाव में लड़िए, और चुनाव में अनुजेश उतरते भी हैं, लेकिन जो माहौल बनना चाहिए था वो उनके पक्ष में बनता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। आप देखिए संध्या यादव जो अनुजेश की वाइफ थी वो भी उनके लिए प्रचार प्रसार में दिखाई नहीं पड़ी, उनकी माँ वो भी दिखाई नहीं पड़ी, यहाँ तक कि शिवपाल यादव के साथ वो बैठी हुई नजर आती हैं और सपा का समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर मिला जुला कर जो अनुजेश के लिए स्थिति थी उतनी ज़्यादा सुखद नहीं रही, इसीलिए वो यहाँ चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे कमजोर कड़ी साबित हुए। और जो करल के ऊपर बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि भाई यहाँ से हम चुनाव जीत सकते हैं, यहाँ से जो अनुजेश हैं वो सीट निकाल कर हमें देंगे, वो उनकी उम्मीदें यहाँ पर टूटती हुई नजर आई, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह का प्रदर्शन तेज प्रताप यादव ने किया है और जिस तरह की कैंपेनिंग जन समर्थन उनके पक्ष में डिम्पल यादव समेत पूरे यादव घराने ने कह सकते हैं कि जुटाया है, वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण बन जाता है कि यहाँ पर बीजेपी जो है वो चुनाव से हारती हुई नज़र आती है, और यहाँ पर सपा जो है वो अपने आप को मजबूत करती हुई नज़र आती है। और यहाँ जो समीकरण बनकर अब उभरे हैं उसको लेकर बेशक करल में सपा की जीत हुई है, लेकिन उसको लेकर जो अखिलेश यादव है वो संतुष्ट नहीं है। उनका ये कहना है, मानना है कि भाई इन चुनावों में जिस तरह से इंतजाम होने चाहिए थे, चाहे पुलिस का कहें या शासन प्रशासन का कहें, वैसा होता हुआ नजर नहीं आया, क्योंकि पूरे का पूरा जो हमला था वो सत्ता पक्ष की तरफ झुका हुआ था। अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर बातें करते रहे, लगातार इसको लेकर सवाल उठाते रहे, चुनाव आयोग से भी उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लेने को कहा है। क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा, क्या वाकई में चुनाव आयोग संज्ञान लेगा, और संज्ञान लेगा भी तो क्या जिन सीटों के ऊपर ये मांग कही गई कि भाई 3 सीटों के ऊपर हम उपचुनाव चाहे मीरापुर की बात करें, कुनरकी की बात करें, हम चाहे सीसामऊ की बात करें, 3-4 जगह पर लगातार जो कह सकते हैं वोटिंग में प्रभावित करने का प्रयास किया गया, क्योंकि लगभग 13-14% के आसपास वोट कम डाला गया है, जिसका सीधा सीधा असर सपा के ऊपर होता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि अगर ये 13-14% वोट पड़ता तो यहाँ सपा की जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई नजर आती। बिल्कुल सर, और देखिए वाकई सर ने बताया कि अगर अनुजेश के अलावा किसी और उम्मीदवार को उतार सकते थे तो क्या उसका फायदा जरूर मिलता, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर जो चुनाव हुए और उसके जो नतीजे सामने आए, ये नतीजे कहीं ना कहीं बताते हैं कि क्या समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो पंचर होती नजर आई या उसको पंचर कर दिया गया। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ की कुर्सी से भी ये पूरा उपचुनाव जुड़ा हुआ था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो उपचुनाव के नतीजे उसके बाद आप देख लीजिएगा योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देते नजर आएंगे, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था। यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था समाजवादी पार्टी को कि वो 6 से 7 सीटें आसानी से निकालती नजर आएंगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। लेकिन सर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा जो उत्तर प्रदेश में दिया, बटेंगे तो कटेंगे, क्या उसका असर चुनाव में देखने को मिला? और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी थी पीडीए को जोड़ने का काम तो कर रही थी लेकिन जोड़ नहीं पाई। देखिए बिल्कुल, नारे का तो मैं नहीं कहूँगा कोई बहुत असर पड़ा है। आप देखिए बटेंगे तो कटेंगे, खुद बीजेपी के नेताओं को कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा था। बीजेपी के नेता खुद नहीं इस नारे को पसंद कर रहे थे। केशव प्रसाद मौर्य हों या और भी तमाम सारे लीडर हों, वो यही कहते हुए नजर आ रहे थे जिस तरह से योगी जी ने यह बयान दिया है उससे उनका कोई भी ताल्लुकात सरोकार नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है इस नारे का इम्पैक्ट नहीं हुआ है। वहीं जो सरकारी मशीनरी का तंत्र का जो गलत तरीके से प्रयोग करने की बात सामने आ रही है उसको लेकर अब मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी आवाज़ उठाती हुई नजर आएगी, चुनाव आयोग में शिकायत करती हुई नजर आएगी। पहले भी जैसे मैंने कहा कि 3 सीटों के ऊपर उपचुनाव की बात कर रही है समाजवादी पार्टी। उपचुनाव जो हुए हैं उन पर दोबारा चुनाव की बात करे समाजवादी पार्टी। अब क्या ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा आने वाले दिनों में, ये काफ़ी हद तक स्पष्ट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर यह जरूर कहा जा सकता है कि सपा ने इन 9 सीटों के ऊपर यहाँ पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, और जिसमें बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं परेशानी बनकर समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं, और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयानबाजी आई, जिसमें यह कहा गया कि योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के नतीजों के बाद सीएम कुर्सी छोड़ देंगे, सीएम कुर्सी से इस्तीफा देंगे। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आती नजर आई है। लेकिन ये जो उपचुनाव है क्या ये बताता है
कि भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान खोती चली जा रही थी वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के जरिए उन्होंने पाने की कोशिश की, क्योंकि लोकसभा चुनावों के दौरान हमने देखा कि जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में केवल 32-33 सीटों पर सिमट गई, उसके बाद किस तरीके से बीजेपी को उत्तर प्रदेश में झटका लगता नजर आया, विपक्षी पार्टियां मजबूत होती दिखती नजर आई। लेकिन अब कहीं ना कहीं उपचुनाव से तस्वीरों को पलटा गया है। उपचुनाव में जिस तरीके का बड़ा फायदा बीजेपी को होता नजर आ रहा है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या समाजवादी पार्टी के लिए जो 27 का रास्ता है अभी वो दूर है। सर, उपचुनाव से बहुत कुछ तय हो गया, लेकिन 27 के चुनाव की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या 27 का चुनाव अभी समाजवादी पार्टी के लिए बहुत दूर है, ऐसा नजर आ रहा है? देखिए, अभी बिल्कुल, और जाहिर बात है 27 के लिए भी समाजवादी पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, सपा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अखिलेश यादव को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी पार्टी को इस तरीके से मजबूत रखना पड़ेगा, होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी है निरंतर प्रयास तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको सफलता वैसी नहीं मिल रही जैसी वो चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में भले ही उनको 37 सीटें मिली हों, लेकिन विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव हुए उसमें जिस तरह से उनके हिस्से में महज 2 से 3 सीटें आई हैं, बताने के लिए काफ़ी है कि सपा की स्थिति अभी फिलहाल उतनी बेहतर नहीं है। उनको ज़मीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं अपने पक्ष में एक माहौल बनाना पड़ेगा, तब जाकर बीजेपी को वो मात दे पाएंगे। अगर इस तरह से चलेंगे तो फिर कह सकते हैं 27 में कोई कड़ा मुकाबला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल, सर ने बाकायदा बताया कि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिस तरीके के हालात हैं, अगर उसको ध्यान में रख के समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ काम नहीं करती तो 27 का जो चुनाव है वो हारती नजर आएगी। लेकिन जहां अगर हम करहल सीट का जिक्र कर लें, कुंदरकी का जिक्र कर लें, कटहरी का जिक्र कर लें, मीरापुर का जिक्र कर लें, तमाम सीटें कहीं ना कहीं अगर हम कहें तो मुख्य बिंदु बनी रहीं, ये हॉट सीट रही हैं। और ये जो सीट है, इन चुनाव के जो नतीजे हैं, ये बीजेपी के लिए भी बहुत हद तक मायने रखते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए भी बहुत बड़े हद तक मायने रखते हैं। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि जो उपचुनाव है, क्या वाकई ये जो उपचुनाव है इसमें धांधली हुई है? सर, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आज आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास है वो आंकड़ा समाजवादी पार्टी के पास हो सकता है। कितना आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, बिल्कुल, और ये बात लगातार कहीं भी जारी है, धांधलेबाजी नहीं होती या एक तरीके से निष्पक्ष चुनाव हुए होते तो यहाँ पर सपा जो है वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हुई नजर आती और लगातार यहाँ पर सपा जो है वो मजबूत रहती। लेकिन जिस तरह से आप पुलिस बल की बात करें और तमाम चीज़ों की बात करें, यहाँ पर अमूमन ये चीज़ देखने को मिलती रही कि हर बूथ के ऊपर, हर कह सकते हैं कि विधायक सीट के ऊपर ये सब चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पर पुलिस का जो जोर था वो आम जो मतदाता थे उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई पड़ा। कई जगह पर कार्ड चेक हो रहे थे, कई जगह पर नए नए डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे थे, कई जगह कहा जा रहा कि भाई आप जो अपना जो कह सकते हैं कि आधार कार्ड लेके आओ, कई जगह कह रहे थे कि आप अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, कई जगह कह रहे थे पहचान पत्र के साथ में आपका जो है और भी कह सकते हैं कि ID कार्ड होने चाहिए। यहाँ तक कि जो लोग घरों से बाहर निकले थे उनको कार्ड देकर ही वापस कर दिया जा रहा था। तो ये तमाम जो प्रश्न थे, सवाल थे, वो उठकर खड़े हो रहे थे कि आखिर किस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, किस तरह का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है और किस तरह से उत्तर प्रदेश का जो शासन व्यवस्था है वो सत्ता पक्ष के सामने झुका हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठते हुए नजर आए कि किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस है या जो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है वो किस तरह से जो सत्ताधारी पार्टियों के साथ में जुड़ी हुई है, वहीं विपक्षी दलों को लगातार वो नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए वाकई आने वाले वक्त में देखना जरूर दिलचस्प होगा कि 27 का किंग कौन होगा और क्या वाकई बीजेपी 27 के चुनाव में भी आसानी से जीतती नजर आएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।